हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हम लोग वैक्यूल्स तक पढ़े थे। आज हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मेनली डबल मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है, तो जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है उसमें मेनली दो ऑर्गेनेली आते हैं, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। तो इन दोनों के अंदर डबल मेम्ब्रेन होता है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि सेल विद इन सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली के अंदर भी एक सेल है, क्योंकि ये लोग सेमी ऑटोनोमस होता है। ये लोग अपना मैक्सिमम काम खुद कर लेता है। जैसे देखिए, हैव देयर ओन डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया एंड plastid, they both have their own DNA, so they make RNA and further they make protein। तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कि ये एक अपने आप में ही एक कंप्लीट सेल है। ठीक है, जो बैक्टीरिया होता है वो एंडोसिम्बायोटेंट्स होता है। मतलब एंडोसिम्बायोटेंट्स का मतलब जो दोनों के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। मतलब जैसे कि हम लोग लाइकेन के बारे में पढ़ते हैं, एल्गी और फंगी के बारे में, तो वो लोग सिम्बायोसिस करता है। एल्गी जो है वो उसको शेल्टर देता है फंगी को, और फंगी खाना बनाता है। तो वो दोनों रहते हैं ताकि उन दोनों का फ़ायदा होता है। तो उसी तरीके से जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो एंडोसिम्बायोटेंट्स होते हैं। मतलब कि उनके अंदर सिम्बायोसिस होता है। वो दोनों एक दूसरे के लिए, जैसे मान के चलिए बैक्टीरिया का सेल है, वो माइटोकॉन्ड्रिया को और प्लास्टिड को रहने के लिए जगह दिया। उसके बदले में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड क्या कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है, और काम तो फर्दर वो सेल को ही दे रहा है। तो अब इसमें हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड, जब तक हम लोग उसको स्पेसिफिकली स्टेंड नहीं करेंगे, उसमें कोई कलर नहीं डालेंगे, तो हम लोग अच्छे से उसको ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे इवन अंडर द माइक्रोस्कोप। तो इसीलिए हम लोगों को उसको स्टेन करना पड़ता है एक डाई से, जिसका नाम है जेनस ग्रीन बी डाई। ये उस डाई का नाम है जिससे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को डाई करते हैं, और फिर हम लोग उसको अच्छे से माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स में जो है वो एब्सेंट होता है, और मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में भी ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, नंबर, शेप एंड साइज वेरीज विथ सेल, डिपेंड्स ऑन फंक्शनिंग एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। जो उसका नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का, या शेप है, जो साइज़ है, वो सेल टू सेल वेरी करता है। मतलब कि एक सेल में दूसरे जैसा होगा तो दूसरे सेल में दूसरे जैसा। जैसे देखिए, इसका साइज़ जो है, उसका जो लेंथ है वो 1 से लेकर के 4.1 माइक्रोमीटर तक वैरी करता है, बट जो विड्थ है वो 0.2 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक वैरी करता है, इसका सिर्फ लेंथ। ठीक है, और दे डिवाइड बाय फिजन। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सिंपली फिजन से डिवाइड करते हैं, 1 से 2 में होते हैं। ठीक है, देखिए ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। ये सबसे बाहर वाला हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये इसके अंदर वाला इनर मेम्ब्रेन। ये इन फोल्डिंग्स है इनर मेम्ब्रेन का ही, इसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वो हो गया आउटर कंपार्टमेंट, या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या फिर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये तीनों नाम से हम लोग इस कंपार्टमेंट को बुला सकते हैं। ये हो गया इनर कंपार्टमेंट, अंदर वाला कंपार्टमेंट कॉल्ड मैट्रिक्स हम लोग इसको कहते हैं, और डेंस और होमोजीनस होता है। इसके अंदर एक डीएनए होता है जो कि सर्कुलर शेप का होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। कुछ आरएनए भी होते हैं, 70S राइबोसोम भी होते हैं, और कुछ कंपोनेंट भी होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और इसी में कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो क्रेब्स साइकिल में या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में भी हेल्प करते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि जो क्रेब्स साइकिल होता है जिससे कि एनर्जी बनता है, वो एक्चुअली इसी माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ SDH नहीं होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इसमें नहीं होता है। ये जो SDH है वो जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसके ऊपर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, 2 मेम्ब्रेन डिवाइड माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट। जो 2 मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया के स्पेस के बीच में, उसको हम लोग 2 एक्वस कंपार्टमेंट कहते हैं। जैसे एक हो गया
आउटर कंपार्टमेंट, इसमें भी मैट्रिक्स है, और एक ये हो गया इनर कंपार्टमेंट, इसके अंदर भी मैट्रिक्स है। तो उसके बेसिस पे एक हो गया आउटर मेम्ब्रेन और एक हो गया इनर मेम्ब्रेन, जो कि हो गया क्रिस्टी। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कंटिन्यूअस होता है और लिमिटिंग बाउंड्री होता है। मोर परमिएबल ड्यू टू पोरीन्स, उसमें पोरीन्स प्रेजेंट होता है, इसके चलते ये ज़्यादा परमिएबल होता है, किसी एक सब्सटेंस को सेल के अंदर आने जाने में वो हेल्प करता है। बट जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसके पास क्रिस्टी होता है, जो कि इन फोल्डिंग्स ही है इनर मेम्ब्रेन का मैट्रिक्स की तरफ। तो ये जैसे ये बढ़ा हुआ है, तो ये क्या किया, इस वाले एरिया के सरफेस को थोड़ा बड़ा करने में हेल्प किया। तो और इसी के चलते अगर वो सरफेस बड़ा कर दिया है तो वो लेस परमिएबल हो जाता है, वो उसके अंदर से आराम से सब्सटेंस को एक पार्ट से दूसरी पार्ट होने नहीं देता है, ठीक है। Both membrane have their own specific enzyme associated with mitochondrial matrix. इन दोनों मेम्ब्रेन के पास उनका एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है जो कि उनके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से एसोसिएट होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और ये जो दोनों मेम्ब्रेन्स हैं वो दोनों स्ट्रक्चरली और फंक्शनली भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए इनर मेम्ब्रेन के पास क्या क्या होता है, SDH, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, F0 और F1 पार्टिकल, ये भी हम लोग पढ़ेंगे TCA साइकिल में। अब देखिए फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का। सबसे पहले ये ATP बनाता है एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए, जो कि हेल्प्स इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है वो है प्रोटीन सिंथेसिस में। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपना खुद का प्रोटीन बनाता है, ठीक है। जो थर्ड इसका फंक्शन है वो है रोल इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। जो फैट का ऑक्सीडेशन होता है उसमें भी ये माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है, और थर्मोजेनेसिस में भी हेल्प करता है। किसी भी सब्सटेंस को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए भी माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है प्लास्टिड के बारे में। तो देखिए प्लास्टिड फाउंड इन ऑल प्लांट्स एंड यूग्लेनॉइड्स। प्लास्टिड जो है वो हर एक प्लांट्स में और यूग्लेनॉइड्स में पाया जाता है, और ये जो है माइक्रोस्कोप के अंदर ईजिली ऑब्जर्व हम लोग उसको कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, क्योंकि वो उसका साइज़ जो है वो बड़ा होता है। ये भी जो है सेल विद इन सेल, मतलब ये डबल मेम्ब्रेन है तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं कि ये सेल विद इन सेल है। सेमी ऑटोनोमस होता है, अपना 80% काम ये खुद करता है। बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोटेंट, वही वाली बात कि मतलब अपना सारा काम खुद करता है और सेल को भी वो काम करके देता है, तो सेल भी उसको अपने अंदर रखता है ताकि उन दोनों का फ़ायदा हो, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन का ये होता है। उसके बाद देखिए कितने तरह का, अगर हम लोग पिगमेंट के बेसिस पे बांटे तो प्लास्टिड जो है वो 3 तरह का होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तो देखिए जो ल्यूकोप्लास्ट होता है उसमें कोई कलर नहीं होता है, नो पिगमेंट्स, कलरलेस, ठीक है। वैरिड शेप एंड साइज़, इसका जो शेप और साइज़ है वो भी वैरी करता है फ्रॉम वन प्लांट्स टू अनदर प्लांट्स, ठीक है। स्टोर न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम करता है। ल्यूकोप्लास्ट में भी 3 तरह के प्लास्टिड आते हैं, जिसमें पहला है अमाइलोप्लास्ट जो कि स्टार्च को स्टोर करके रखता है, एल्यूरोप्लास्ट जो कि प्रोटीन को स्टोर करके रखता है, और इलाइलियोप्लास्ट जो ऑयल, फैट या फिर लिपिड को स्टोर करके रखता है, ठीक है। फिर जो हम लोग को नेक्स्ट प्लास्टिड के बारे में पढ़ना है वो पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरो, वो तो हम लोग को शब्द से ही पता चल रहा है कि क्लोरो मतलब ग्रीन, तो वो ग्रीन कलर देगा प्लांट्स को। तो और जो हम लोग प्लांट्स में ग्रीन पार्ट्स देखते हैं लीव्स का, वो जिसकी वजह से आता है वो इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही आता है, ठीक है। इसमें कुछ कैरोटेनॉइड्स भी होता है जिसकी वजह से ही ये क्लोरोफिल पिगमेंट आता है। ट्रैप्स सनलाइट को भी ट्रैप करने का कोशिश करता है, और परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस को भी परफॉर्म करता है, और इसी को हम लोग किचन ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो खाना है वो लीफ में ही बनता है, और अगर लीफ का ही पार्ट ग्रीन नहीं होगा, लीफ ही ग्रीन नहीं होगा, तब तो लीफ में और बाकी किसी प्लांट के अदर पार्ट्स में हम लोग को डिफरेंस ही नहीं पता चलेगा। तो उसके बेसिस पे हम लोग क्लोरोप्लास्ट को जो है वो किचन ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि प्लांट जो खाना बनाता है वो इसी में बनाता है। अब आता है क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर्ड प्लास्टिड है। जैसे अब कोई प्लांट है उसमें ग्रीन के अलावा बाकी जितना भी कलर है वो सब जिस
प्लास्टिड की वजह से होगा, उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये रेड, ऑरेंज और येलो कलर्स देता है प्लांट्स को, ठीक है। इसमें भी कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है। इसमें जो है मेनली जो होता है वो कैरोटीन प्लस ज़ैंथोफिल होता है और कुछ क्लोरोफिल भी होता है। और जो क्रोमोप्लास्ट है वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। अगर मान के चलिए फ्लावर्स का जो कलर है वो अलग अलग डिफरेंट कलर्स का नहीं होगा, तो इंसेक्ट्स को वो कैसे अट्रैक्ट करेगा, फिर तो पॉलिनेशन हो नहीं पाएगा और प्लांट का वो प्रजाति वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए जो क्रोमोप्लास्ट है वो पॉलिनेशन में भी हेल्प करता है और सीड डिस्पर्सन में भी। जैसे मान के चलिए कोई एक बर्ड है, वो आई क्रोमोप्लास्ट से अट्रैक्ट हुई, ये कलर उसको सुंदर लगा, वो आई उसके पास, उस फ्रूट को या उसको वो खाई, फ्रूट खाई और फिर उसका बीज जो है फ्रूट ले करके वो उड़ गई, फिर उसका बीज वो जहाँ पर गिरा दी वहाँ पे से एक नया पेड़ बन गया। तो इस तरीके से जो क्रोमोप्लास्ट है वो सीड डिस्पर्सन में भी हेल्प करता है, ठीक है।